हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या लिंक है महिलाओं के साथ, और ये सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे डिटरमाइन करते हैं भारत के अंदर औरतों की स्थिति और परिस्थिति को। अभी तक हम लोगों ने कास्ट स्ट्रक्चर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात कर ली है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास स्ट्रक्चर के बारे में और औरतों के काम के बारे में जो कि उनकी पर्टिकुलर क्लास स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, कास्ट से तो देखो आप रूबरू हो कि कास्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपसे एक डिफरेंस पूछूं और डिफरेंस के बाद एक लिंक पूछूं कि कास्ट और क्लास में क्या लिंक है, तो आपका क्या आंसर होगा? बताओ मुझे जरा सब लोग। कास्ट से पहले रिया आप बताओ क्या समझते हो, क्या होता है कास्ट? वर्ण ग्रुप हो गया है ना, जिसमें जिसमें कितने वर्ण आते हैं आकांक्षा? 4 आते हैं ना। कशिश, वो ऑर्डर पता है आपको वर्ण सिस्टम का 4 का? बताओ। वैश्य सूत्र है ना। तो अब मुझे फिर ये बताओ कशिश के फिर क्लास क्या है? तो बिल्कुल, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कास्ट जो है इसका कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल लिंक होता है, हिस्टोरिकल इस्टेब्लिशमेंट होती है सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो क्लास है इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड जो भी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना। तो हम कास्ट और क्लास के बारे में एक बार के लिए लिंक को स्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आप सभी लोग ये वाली चीज़ जानते हो कि इंडियन सोसाइटी के अंदर एक आपको ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो दो टर्म्स हैं कास्ट और क्लास, ये आपस में ब्लेंडेड है, ये आपस में कंबाइन हो रखी है। कास्ट क्लास को अफेक्ट करती है और क्लास स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कास्ट के साथ एसोसिएटेड है। कैसे हैं इसके बारे में अभी हम अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से कुछ जान लेते हैं चीज़ों के बारे में। कास्ट सिस्टम के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हो और आप सबका आंसर भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर बात होती है वर्ण सिस्टम की, जिसके अंदर 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। और जो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम बात करते हैं, जैसा कि कशिश का आंसर था, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन होता है। अगर हम यहाँ पर क्लास की बात करें तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स वेल्थ, पर्सन्स ऑक्यूपेशन और उसके साथ ही एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, पर्सन की शिक्षा के साथ। ठीक है। और कास्ट और क्लास में एक गहरा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो ये है कि कास्ट का गहरा प्रभाव होता है क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को, पुराने ज़माने के अंदर से फॉलो होती हुई आ रही कास्ट सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करें, जिसको हम वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये चीज़ एंशियंट टाइम से फॉलो होती हुई आ रही है। हमने पहले भी कुछ 4-5 लेक्चर पहले काफ़ी डिटेल्ड तरीके से इसके बारे में बात करी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था कि जो कास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 भागों में बटा होता है, और वो है, सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास और शूद्र। अच्छा, अभी तक रिया ये तो समझ ही गए होंगे। कशिश, आप मुझे बताओ, एक टर्म और होती है जो कि जब भी कास्ट सिस्टम का जिक्र होता है या वर्ण सिस्टम का जिक्र होता है तो एक टर्म उसके साथ यूज करी जाती है आकांक्षा, जिसको हम बोलते हैं दलित्स या फिर अनटचेबल्स। तो रिया, अगर मैं आपसे पूछूं
कि जो दलित्स या फिर ये जो अनटचेबल जिनको कहा जा रहा है, क्या ये वर्ण सिस्टम का पार्ट है? नहीं रिया, मैंने उस दिन रूल समझाया था आपको। जब मैंने ट्राइंगल ही ये बना रखा है, अगर मेरे को दलित यहाँ पर लिखना होता, अनटचेबल्स लिखना होता, तो मैं इस ट्राइंगल को और एक्सटेंड नहीं कर देता। दलित्स इनके साथ लिंक्ड हैं लेकिन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वर्ण सिस्टम वर्ण सिस्टम के अंदर ये जो हिरार्की होती है, इसके अंदर सिर्फ बात इन्हीं 4 ग्रुप्स की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो दलित्स और अनटचेबल्स की जो बात होती है, याद रखना, दे आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ, बट दे आर ट्रीटेड आउटसाइड द वर्ण सिस्टम। दे आर आउटसाइड द वर्ण सिस्टम। और हिस्टोरिकली इनको मजबूर करा जाता था इतिहास में कि ये परफॉर्म करें अनक्लीन जॉब्स को, जैसे कचड़पट्टी उठाना, या फिर इनकी परछाई भी किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, उन सब चीज़ों की वजह से दे फेस्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इनके लिए एक टर्म यूज होता है कशिश, अगर हम दलित्स और अनटचेबल्स के बारे में बात करें, जैसे यहां पर हम वर्ण सिस्टम के अंदर बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दलित्स या फिर अनटचेबल्स के लिए इतिहास के पन्नों में एक टर्म यूज करा जाता है। वो टर्म क्या होता है? नहीं, वो बाद में आया टर्म। दलित्स या फिर अनटचेबल्स के लिए मयूर कौन सा टर्म यूज करा जाता है? मैं ये पूछा था। चंडालास। चंडालास नहीं, सही बोल रहे हो, चंडालास। ठीक है, इनके लिए कशिश जो वर्ड यूज करा जाता है, दैट इज चंडालास। ठीक है। अच्छा, एक टर्म मैं आपसे और पूछता हूं, एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म है, ये जातीज क्या होता है? अब बात यहां पर चली रही है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो इसको भी हम समझ ही लेते हैं। जातीज क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, हमारी जाति ये है, उनकी जाति ये, क्या होता है ये जाति? क्या जाति रिया वर्ण सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? शाबाश, ये सब ग्रुप है। तो क्या ये वर्ण सिस्टम का पार्ट है कि नहीं? रिया क्या हो गया, आज भांग खा कर आए हो? सब सब ग्रुप है तो किसका सब ग्रुप होगा? वर्ण सिस्टम का ही तो पार्ट होगा ये, उन्हीं के तो सब ग्रुप बनेंगे। तो हर एक जो वर्ण है, ईच वर्ण is further divided, each varna is further divided into, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, thousands of specific सबकास्ट। और इन्हीं हजारों की संख्या में स्पेसिफिक सबकास्ट को हम नाम देते हैं एस जातीस। ये जो जातीस होती हैं, ये जो स्पेसिफिक सबकास्ट है वर्ण सिस्टम के अंदर आने वाले, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, इनकी जो सबकास्ट है, दे आर ट्रीटेड, सबकास्ट इनको कैसे ट्रीट करा जाता है? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटिंग देम ऑन द, या बाइफरकेटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ सबकास्ट, इट इज बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, it is based on their occupation, strict rules, और इनकी कितनी
सोशल इंटरेक्शन जो है वो हो सकती है समाज के अंदर। कितने लोगों के साथ ये उठना बैठना अपना कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, छुआछूत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सब के बेसिस पर। अब जैसे जो छुआछूत वाली जो बात हो जाती है वो ऑब्वियस सी बात है, अनटचेबिलिटी के अंदर आ जाती है, वो दलित्स के लिए एसोसिएटेड होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जैसे शूद्रों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करा गया है छुआछूत का, तो इस वजह से हम इसको ऐसा बोल रहे हैं। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इससे जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, वो सिर्फ दलित्स के साथ प्रैक्टिस होती है विच आर लोकेटेड आउटसाइड द वर्ण सिस्टम। लेकिन शूद्रों की हालत भी आप जानते हो, इतिहास के पन्नों में आप उनके बारे में पढ़ते रहते हो। तो जो जातीज हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन सोशल इंट्रैक्शन। ठीक है। अब आप दोस्तों मुझे ये बताओ कि जैसे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब कास्ट की, जातीज की, तो ये चीज़ आप समझते हो, अगर मैं ब्राह्मणिज्म के अंदर अगर मैं जातीज की बात करूँ या सब कास्ट की बात करूँ तो ये क्या होगा? ब्राह्मण एक प्रकार के नहीं माने जाते ना सोसाइटी के अंदर, क्षत्रिय भी नहीं माने जाते हैं, वैश्य भी नहीं माने जाते हैं, शूद्र भी नहीं माने जाते हैं। अब जैसे कशिश आपने यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रिया, आपने सुना है ना अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, कानकुच ब्राह्मण है ना, और उसमें से भी अगर हम सरनेम की बात करें तो ये गोत्र के आधार पर या फिर सरनेम के आधार पर इनको भी ट्रीट करा जाता है कि ये उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, वो नीचे श्रेणी के ब्राह्मण हैं, ये उनसे नीचे आते हैं, वो उनसे ऊपर आते हैं। तो ये जब हम ऊपर नीचे की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर सारे ब्राह्मणों की, लेकिन ब्राह्मण के अंदर भी हम ऊंच नीच की बात कर रहे हैं। तो वो जो ऊंच नीच की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है बिकॉज दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक सब कास्ट, और उसी स्पेसिफिक सब कास्ट को एक हिंदी वर्ड से डिनोट करा जाता है, जो कि लिखने में तो इंग्लिश में ही लिखा जाता है जातीस। तो वो एक वर्ड से डिनोट करा जाता है जिसको हम बोलते हैं जाति, विच डिनोट्स स्पेसिफिक सब कास्ट। यहां तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आकांक्षा, कशिश, मयूर, रिया, और क्लियर? अब दोस्तों हम बात करते हैं क्लास सिस्टम की। और क्लास का लेना देना किस चीज से मयूर? पैसों से। तो क्लास सिस्टम जो है इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। जहां पर हम इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली 3 तरह की क्लासेस के बारे में बात करते हैं, और वो क्या है? अपर क्लास, जो कि माने जाते हैं एज वेल्दी एलीट, अमीर होते हैं, एंड दे आर ऑफन बिजनेस ओनर्स, या फिर टॉप प्रोफेशनल्स। बिजनेस ओनर्स या फिर टॉप प्रोफेशनल्स। फिर वहीं पर अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास का इमर्जेंस बाद में हुआ है हमारे भारत के समाज के अंदर, शुरू से नहीं थी मिडिल क्लासेस, बाद में इनका आगमन हुआ है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट होता है सोसाइटी का जहां पर जो लोग होते हैं उनके अंदर एक हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम्स, एजुकेशन, एंड ऑक्यूपेशंस।
और यहां पर भी कुछ लोग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और भी काम, और भी तरीकों के काम धंधे कर सकते हैं। मिडिल क्लास के अंदर भी वैसे फर्दर बाइफर्केशंस होती हैं उनको, लेकिन हम एक रेलिवेंट जगह पे समझेंगे, दैट लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और एक होती है मिडिल क्लास। ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ करी, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा इजाद करी गई भारत के समाज से जुड़ी हुई कैटेगराइजेशंस होती है। फिर यहां पर बात होती है लोअर क्लास की। याद रखना दोस्तों, कास्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट को मर्ज मत कर देना अपने दिमाग के अंदर। कास्ट का एक हिस्टोरिकल एंगल होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है, लेकिन जो क्लास है वो एक लिविंग स्टैंडर्ड और पैसों के माध्यम से जानी जाती है इंसान की। तो यहां पर लोअर क्लास के अंदर बात होती है वर्किंग पुअर्स की, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, और उसके साथ डेली वेज अर्नर्स की। डेली वेज अर्नर्स कौन होते हैं? दिहाड़ी मजदूर। डेली वेज अर्नर्स की। अब दोस्तों, अगर हम एक टॉपिक के बारे में बात करें कि कास्ट और क्लास के बारे में, अब ये तो कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ तो है नहीं जिसके बारे में आप जानते नहीं होगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ा होगा इनको समझने में। ये चीज़ तो ईजी है। समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ द इंटरप्ले, दोनों के बीच में लिंक क्या है। व्हाट इज़ द इंटरप्ले बिटवीन कास्ट एंड क्लास। तो सबसे पहले तो इसके अंदर बात होती है इंटरवाइंड रियलिटी की। जैसे इंटरवाइंड रियलिटी का मतलब ये होता है आपस में जुड़ी हुई एक जो वास्तविकता होती है दो चीजों की, उसको हम कहते हैं इंटरवाइंड रियलिटी। क्या हुआ इस अंग्रेजी शब्द का मतलब? इजी तरीके से इसको डिकोड करते हैं, जरा तोड़ते हैं इसको। देखो, आप ऐसा समझते होगे कि जैसे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग बताए, तो आपको ये सुनकर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि कास्ट एक अलग चीज़ है, क्लास एक अलग चीज़ है। और मैंने शुरू में वैसे आपको ये बता दिया था कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी हद तक, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट। कास्ट का जो फिनोमेना है वो इंसान के क्लास स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, और क्लास स्ट्रक्चर जो है इंसान का भारत के समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनके बीच में एक इंटरवाइंड रियलिटी है, एक ऐसी वास्तविकता है कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कास्ट और क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? देखो, इंसान की भारत के समाज के अंदर, हम यहाँ पर पूरी बात कर रहे हैं भारत के समाज के संदर्भ में, जो इंसान की भारत के अंदर जो उसकी इकोनॉमिक क्लास होती है, उसके पास मतलब पैसा कम है, ज़्यादा है, ठीक ठाक है, घर का हिसाब किताब चल जाता है, जैसे भी उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, इकोनॉमिक क्लास काफ़ी हद तक रिलेटेड है भारत के अंदर उसकी कास्ट आइडेंटिटी से। बिकॉज अगर कास्ट इंसान की जितनी कम हो भारत के समाज के अंदर, आज की वास्तविकता थोड़ी सी अलग होने लगी है, लेकिन वो शहरों में होने लगी है, गांव में नहीं होती है। हर प्रकार का प्रोफेशन इंसान हिस्टोरिकली परस्यू कर ही नहीं पाया। अगर कोई पर्सन शूद्र कास्ट से बिलोंग करता है या करती है, तो वो सोशल लैडर में भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनको बहुत सारे कामों से वंचित रखा है समाज ने, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जब आगे नहीं बढ़ने दिया
तो वो इतना पैसा जोड़ नहीं पाए। अब आज की वास्तविकता थोड़ी सी अलग इसलिए भी है बिकॉज इंसान की कास्ट अगर सोशल हिरार्की में ऊपर है भी, अगर हम यहां पर प्योर कास्ट की बात करें, प्योरिटी के साथ एसोसिएटेड जो कास्ट होती हैं, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, अगर हम इनकी बात भी कर लें तो ये कोई एक पत्थर की लकीर वाला फैक्ट नहीं है कि आपको भारत के अंदर सभी ब्राह्मण और सभी क्षत्रियास बिल्कुल टॉप नॉच इकोनॉमिक क्लास के लोग देखने को मिलेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय के घर के बाहर एक फरारी, एक लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। उनकी प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत ज़्यादा है। उनके पास बेस्ट टू बेस्ट जॉब है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है, भारत की समाज की कंटेम्प्रेरी रियलिटी जो है, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर या ओवरऑल भी अगर आप बात कर लो तो वो ऐसी है कि अपर कास्ट का इंसान भी पुअर हो सकता है। लेकिन दुखद बात यह है कि अगर इंसान की कास्ट कम है तो ज्यादातर जो इस सोशल हिरार्की के लैडर में जो नीचे की कास्ट ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेशली शूद्र या फिर आउटसाइड द कास्ट सिस्टम जो इसका पार्ट है इस डिस्क्रिमिनेशन का, दलित्स एंड अनटचेबल्स, इनकी जो इकोनॉमिक क्लास है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो तो रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो पाई है। तो इकोनॉमिक क्लास और कास्ट आइडेंटिटी काफी हद तक आपस में एक इंटरवाइंड जो है वो मतलब आपस में घुल मिल रखी है कॉन्सेप्ट। और ऐसा देखा जाता है जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कास्ट है हमारे भारत के समाज के अंदर, पास में जिनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत गलत बर्ताव हुआ, तो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जो कास्ट है दे ऑफन ऑक्यूपाई द लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, कि वो लैडर में कभी ऊपर ही नहीं बढ़ पाए। बहुत सारे जॉब्स वगैरह से समाज ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, समाज के लोगों ने उनको वंचित रखा, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, भेदभाव हुआ, तो वो कभी इतना पैसा रुपया जोड़ ही नहीं पाए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली उनको, अपॉर्चुनिटी से उनको वंचित रहना पड़ा। दूसरा लिंक क्या है कास्ट और क्लास में? वो है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि समाज के लैडर में ऊपर बढ़ना या नीचे गिर जाना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो कास्ट के टर्म्स में तो हिरार्की में तो ऊपर है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक क्लास भी ज्यादा होगी, इकोनॉमिक क्लास भी उनकी बहुत अच्छी होगी। वो सारे के सारे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं वो अपर क्लास से बिलोंग करते होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी इस बात की भी नहीं है कि जो शूद्र हैं, जो दलित्स हैं, वो कास्ट हिरार्की में तो बिल्कुल बॉटम पर है, लेकिन वो अपर क्लास के नहीं हो सकते, अपर इकोनॉमिक क्लास का वो पार्ट नहीं बन सकते, वो पैसा रुपया जमा नहीं कर सकते, या फिर उनका खुद का घर नहीं हो सकता, वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते बिकॉज ऑफ मनी। ऐसा नहीं है। अब यहां पर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सोशल मोबिलिटी, कास्ट का जो फैक्टर आता है जब भी समाज के अंदर, तो कास्ट के एक फैक्टर के साथ जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है, और उनके साथ भेदभाव होता हुआ आया भी है हिस्टोरिकली। अभी तक डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके साथ, जिसकी वजह से ये जो सोशल मोबिलिटी है
ये हाइंडर होती है, ये रुकती है, ये एक अटकलें पैदा करती है, एक रुकावट पैदा करती है बॉटम ऑफ द हिरार्की के अंदर जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ। वो सोशल लैडर में अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाते। अब इसका वैसे एक रास्ता तो है, एक रास्ता तो है। कशिश, क्या कास्ट को, जो ओरिजिनल कास्ट है, कास्ट तो एक बेस्टोर्ड थिंग है ना, हमारे ऊपर थोपी हुई चीज है ना, वो तो पैदा होने के साथ ही हमारे साथ चिपकी हुई है, हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं उसके ऊपर। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा रास्ता है भारत के समाज के अंदर जहां पर अगर हमें कुदरत ने लोअर कास्ट के अंदर अगर पैदा कर रखा है तो हम अपर कास्ट का पार्ट बन सकें? कुदरती रूप से तो देखो नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है वैसे भारत के समाज के अंदर? बताओ रिया। शाबाश। Sensitization. There's a phenomena known as sensitization. कशिश, क्या आप ये जानते हो सेंसिटाइजेशन क्या होता है? मयूर, आप जानते हो? आकांक्षा, आपको पता है? अच्छा, शॉर्ट में मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आप समझ जाओगे। डिटेल में हम आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे एक रेलिवेंट जगह पर, फिर हम काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर, जैसे मेरी आदत रहती है घंटों घंटों बात करने की कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर हम वैसे बात करेंगे शॉर्ट में। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो कशिश, आकांक्षा, होता क्या है, मान लो कि कोई एक लोअर कास्ट का कोई एक पर्सन है, उसकी फैमिली है और वो एक गांव में रह रहे हैं, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर विलेज है जहां पर एक शूद्र कास्ट की फैमिली रहती है, 5 लोगों की, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर विलेज। अब यहां पर इनके ऊपर आप बताओ मुझे जरा कशिश, किस किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन होगी? गांव में इनको क्या क्या नहीं करने दिया जाएगा? क्या मैं एक तो सबसे पहले ये कह सकता हूं कि इनको अपनी मर्जी का ऑक्यूपेशन फॉलो नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि गांव में तो सब लोग जानते हैं ना इनको कि लोएस्ट कास्ट हिरार्की में आते हैं, कास्ट हिरार्की में सबसे नीचे हैं। बताओ मयूर, है ना? आकांक्षा, फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इन्होंने सोशल बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करी, जो समाज ने इनके लिए दायरे बना रखे होंगे उस गांव के अंदर, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी, भेदभाव होगा। क्या कशिश हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर इनके लिए जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं, समाज के दायरे जिसको ये तोड़ नहीं सकते इतनी आसानी से, वरना सोशली बॉयकॉट कर दिए जाएंगे? कुल मिलाकर क्या आकांक्षा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके लिए जो उस गांव के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो भी लिमिटेड होंगी? लेकिन कशिश, एक बात बताओ मुझे रिया, एक इंसान की चाहत होती है, कि इंसान की फितरत होती है कि यार मेरी क्या गलती इसमें यार, कि अगर मैं इस कास्ट में बॉर्न हुआ हूं, मुझे इन सब अपॉर्चुनिटी से क्यों वंचित रखा जा रहा है? इसमें मेरी और मेरे परिवार वालों की क्या गलती? हम भी चाहते हैं कि हम भी अपना नाम रोशन करें, पैसे कमाएं, दूसरे जो लोग काम धंधा कर रहे हैं हम उनसे बेटर करके दिखा सकते हैं, लेकिन समाज ने जस्ट बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक इंसान की चाहत होती है ना, ये चीज उसको रोज उसकी अंतरात्मा को मारती है कि नहीं मारती है? बताओ। अब ये चीज हमारे साथ नहीं हो रही है तो हम इसको उस इंटेंसिटी के साथ फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर हम मां बाप हैं या फिर हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ गलत गलत होता हुआ देखा कि हम किसी गांव के मंदिर में जा रहे थे और हमें यह बोलकर वहां से बेदखल कर दिया गया, भाई तुम तो शूद्र हो, तुम तो दलित हो, तुम तो अनटचेबल हो, तुम तो चंडालास हो,
तुम्हें ये वाला काम अलाउड नहीं है, तुमने हिम्मत भी कैसे करी, जरूरत भी कैसे करी यहां पर आने की, तो उसमें हमारी क्या गलती? तो अब जब एक बात बताओ, यहां पर इस पर्टिकुलर गांव के अंदर, मेरे मेरे वाले इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर गांव के अंदर ये परिवार या परिवार के लोग कुछ कर सकते हैं क्या अपने राइट्स को इनहेंस करने के लिए, या फिर अपने आप को सोशल लैडर में बढ़ाने के लिए? क्या गांव वाले करने देंगे कशिश इनको? ये नहीं देंगे। और अगर इन्होंने ज्यादा अपनी अपनी चलाई या ज्यादा तू मैं करी तो क्या होगा इस परिवार के साथ? बॉयकॉट होगा या मारा पीटा जाएगा इनको। बताओ आकांक्षा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन साइमल्टेनियसली मयूर, इनके अंदर वो चाहत भी है कि हमें भी राइट्स मिले, हमें भी मतलब फ्रीडम का जो स्वाद है वो चखने को मिले। तो कशिश, ये फैमिली फिर पता क्या करेगी? ये फैमिली फिर उस गांव को, शहर को छोड़कर, अभी ऐसा मत लिख देना पेपर के अंदर कि दुनिया को छोड़ के ही चले जाएंगे, उस गांव को, शहर को छोड़कर ये एक दूसरी जगह चले जाएंगे और वहां पर ये पांचों लोग, एक ही परिवार का ये जो हिस्सा है, ये हो सकता है या तो अपना विलेज जो है वो चेंज कर लें, या फिर ये विलेज से सिटी लाइफ की तरफ आ जाए। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है, ये एक एरिया से जहां पर इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये माइग्रेट कर गई वहां से। अब माइग्रेट करने के बाद मान लो कि यहां पर अभी तक इस गांव के अंदर ये लोग सरनेम अपना यूज करते थे एज कुमार। अब दूसरे गांव में जहां पर इनकी ऑल टुगेदर, ध्यान से सुनना, अब ऑल टुगेदर ये जो न्यू एक नई आइडेंटिटी होगी, कोई नहीं जानता ना क्योंकि इन्हें, तो ये न्यू आइडेंटिटी जो है उसको अज्यूम कर लेंगे और इनको लगेगा कि पहले हमारे साथ कितना अन्याय हो रखा है, वो भी हमारे सिर्फ कास्ट की वजह से, हमारे सरनेम की वजह से, तो इस वाले गांव में या अब कोई शहर में तो हमें जानता नहीं है। तो अर्लियर दे वर यूजिंग द सरनेम कुमार, और अपने आप को सोशल हिरार्की में ऊंचा दिखाने के लिए, क्योंकि पास में इनको याद है, वो ट्रॉमा याद है कि इनके साथ क्या हो रखा है, तो अपने आप को सोशल लेडर पर बाकी अपर कास्ट के बिल्कुल उसी लेटर पर अपने आप को दिखाने के लिए दे विल अज्यूम न्यू आइडेंटिटी, और वो न्यू आइडेंटिटी जो है वो किसके साथ लिंक्ड होगी? अपर कास्ट के नाम और मैनरिज्म के साथ, अपर कास्ट के नाम और मैनरिज्म के साथ। तो अभी तक इनका सरनेम था कुमार और ये शूद्र थे। शूद्र तो अभी भी हैं, लेकिन ये नए गांव वाले नहीं जानते ना, ये शहर वाले नहीं जानते ना, तो दे कैन यूज सरनेम लाइक मिश्रा, शर्मा एक्सेट्रा। अब ये मिश्रा और शर्मा और इस तरीके का सरनेम अडॉप्ट करने से हुआ क्या? कशिश समझ पा रहे हो कि इनके साथ क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और क्या इनको ये करने का मतलब जो इन्होंने नई आइडेंटिटी एज्यूम करी, क्या इनको इस बात का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गिल्ट या ग्रज है? कोई बताओ। नहीं, क्योंकि इनको क्या याद आता है? पास्ट का इनके साथ हो रखा ट्रॉमा, है ना, एट्रोसिटीज। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आकांक्षा क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन। ठीक है आकांक्षा, संस्कृताइजेशन कोई संस्कृत पढ़ना नहीं है, कहीं आप पेपर में लिख कर आ जाओ, रीडिंग संस्कृत इज नोन एज संस्कृताइजेशन। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं संस्कृताइजेशन। कशिश, रिया, मयूर, आकांक्षा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बताओ मुझे, जरा कुछ समझ में ना आया हो। ये डॉक्यूमेंट्स यार एक बार बताओ, अपडेट कराना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना है, ये तो फिर पूरी जद्दोजहद करके कुछ भी करवाएंगे ना। बात सिर्फ यहां पर गांव चेंज करने की, शहर चेंज करने की नहीं है, वो तो एक मजबूरी थी ना। और नई जगह पर जाकर सेम आइडेंटिटी रखकर इंसान अगर फिर से उस जिल्लत को सहन करे तो फिर सवाल ये उठता है ना कि फिर तो इंसान पागल है, फिर भागा ही क्यों जब तेरे को दूसरी जगह पे जिल्लत सहन करनी थी तो।
पूरी तरीके से न्यू एंटिटी एज्यूम कर ली जाती है। अब मुझे दोस्तों आप लोग एक बात बताओ, क्या कास्ट को लेकर सोशल मोबिलिटी, अब जैसे ये जो पूरा का पूरा जो संस्कृताइजेशन का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, क्या आकांक्षा, कशिश, ये इजी काम है? बड़ा माथापच्ची वाला काम नहीं लग रहा आपको? ये बहुत आसान भी नहीं है ना ये। यार एक डिसीजन लेना, जैसे मतलब मान लो कि कशिश मैं आपको बोलूँ आप अपनी नेटिव प्लेस को छोड़कर ऑल टुगेदर एक नई जगह जाकर एक नई एंटी आपको एज्यूम करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज आपका डिसमिशन हो रहा था, तो ये दिल पर पत्थर रखने वाली बात है कि नहीं है? ये बताओ मयूर। और संस्कृताइजेशन फिर क्या गली गली में हर कोई कर रहा है क्या? तो दोस्तों कास्ट को लेकर जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और यहां पर मूवमेंट कैसी, ऑब्वियसली बात है, कोई लोअर कास्ट का कोई पर्सन है या उसकी फैमिली है तो वो तो अपवर्ड मोबिलिटी ही शो करेंगे। कास्ट को लेकर मोबिलिटी इतनी आसान नहीं है, ठीक है? हम ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं डंके की चोट पर कि इतनी आसान नहीं होती कि यार कास्ट को, जो आपके साथ एक बेस्टोड चीज़ है, जो बर्थ को लेकर एक चीज़ है, तो वो जो है अपवर्ड मोबिलिटी आप उसमें इतनी आसान तरीके से कर जाओ। लेकिन अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो आप लोग कि क्लास को लेकर मोबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्लास मतलब इंसान की हैसियत, इंसान की औकात, जो उसकी पैसे की वजह से डिटरमाइन होती है। अगर कड़वे शब्दों में मैं इसको बयां करूं तो क्लास को लेकर मोबिलिटी आसान है कि नहीं है? कास्ट को लेकर तो नहीं, हमने सीख लिया। संस्कृताइजेशन कोई अ, एक ऐसा फिनोमेना नहीं है जो कि इतना आसान हो फॉलो करना। लेकिन व्हाट अबाउट क्लास? नहीं, ये ये टफ, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेड दिस चीज़, क्या मतलब ये मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि ये टफ है, क्योंकि आप आपके, हाँ अपर क्लास वाले तो अपना स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करने के लिए वो करेंगे, और लोअर क्लास का इंसान अगर अपर क्लास में जाने के लिए मेहनत मुशक्कत अगर या कोई भी जो चीज़ कर रहा है या अपने गोल को अचीव कर रहा है, तो अपर क्लास से होते हुए पहले मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से होते हुए फिर अपर क्लास, है ना? लेकिन ये मोबिलिटी जो है, क्या इसमें समाज की तरफ से कोई बाधा आ सकती है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। तो क्लास क्लास की कॉन्सेप्ट के अंदर याद रखना दोस्तों, जो अपवर्ड मोबिलिटी होती है, ऑब्वियसली बात है, इंसान इस मोबिलिटी में कभी नीचे नहीं आने वाला, चाहे कास्ट की बात हो चाहे क्लास की बात हो। मयूर बताओ गलत कह रहा हूं? मोबिलिटी ये जो होगी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगी, है ना? नीचे की कास्ट का जो पर्सन है वो ऊपर ही जाना चाहेगा। कभी कभी आप ये किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय में ये इच्छा जागरूक होते हुए देखोगे क्या कशिश के वो पर्सन बोल रहा है यार बड़े दिन हो गए यार ब्राह्मण बने हो, यार मुझे शूद्र बनने का, दलित बनने का, या अपने खिलाफ छुआछूत करवाने का मन कर रहा है मुझे, है ना? ऐसे, और एक पर्सन को ये बोले कि अ, यार मेरे पास, यार मैं तो अपर क्लास का पर्सन हूँ और मुझे यार लोअर क्लास वाली यार ज़िंदगी बितानी है। सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे एक बुक है मयूर, बेस्ट सेलर, आपने अमेजन पे सुना होगा, द मंक हु सोल्ड इज फरारी, है ना? एक एक टाइम पर वो बेस्ट सेलर रह चुकी है वो बुक अमेजन की, कभी आप लोगों को टाइम मिले तो उसको पढ़ना। वो चीज़ें अलग है कि मतलब इतिहास में भी एक चीज़ है, जैसे मयूर आपको याद होगा मैंने मेडिवल इंडिया के अंदर एक बारी पढ़ाया था क्लास 12 की एनसीईआरटी में, कि एक बारी कपल थे, है ना, हस्बैंड वाइफ थे, तो वो अपने सारे किंगडम को, राजपाट को, सब कुछ अपने नौकरों के हाथों देकर वो इंटेंस ब्रह्मचार्य का जीवन उन्होंने करा था, जंगलों में जाके घनी तपस्या वो करने। नहीं गौतम बुद्ध नहीं, मुझे बता रही तुम गौतम बुद्ध कौन है? हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे। हाँ गौतम बुद्ध के चक्कर में तो राहुल छूट गया था, बालकनी से खड़ा होकर फोटो दिखाई थी ना मैंने वो। हस्बैंड वाइफ ने, दोनों ने बहुत अमीर थे, वो मेडिवल टाइम के वो राजा थे, तो राजा रानी थे, तो वो उन्होंने सब कुछ अपना एम्पायर वगैरह वो त्याग दिया था, और सारा अपना धन दौलत वगैरह नौकरों के नाम करके चले गए थे। और पता है, औरतें ही हर चीज़ के लिए कन्विंस कर पाती हैं।
उसका पति मानने को तैयार नहीं था। तो वो बोलती है अपने हस्बैंड से, मैं आपको भेजूंगा स्क्रीनशॉट, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उस राजा का, क्योंकि वो बहुत कोई फेमस एम्पायर या कोई किंगडम नहीं था, अच्छे खासे अमीर राजा थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में कोई छाप छोड़ी उन्होंने इस काम के अलावा, ऐसा नहीं है। तो कशिश क्या होता है कि वाइफ कन्विंस करती है उनको। तो आकांक्षा बीवी बोलती है कि बहुत हमने धन संपत्ति वगैरह जोड़ ली है, आप ऐसे ही इतना बिजी रहते हो, टाइम वाइम मेरे को मिलता नहीं है। तो उन्होंने आकांक्षा क्या करा कि वो उसकी वाइफ उसको कन्विंस करती है कि चलो अब जंगलों में चलकर बहुत हमने एंजॉय वगैरह कर लिया, अब हम घनी तपस्या करते हैं और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताएंगे और वो इंटेंस ब्रह्मचारी बनेंगे। हाँ। तो कास्ट, सॉरी नॉट कास्ट, क्लास को लेकर अपवर्ड जो मोबिलिटी है, ठीक है, ये चीज़ मतलब अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर जो बाधा आ सकती है वो पर्सनल लाइफ के सरकमस्टांसिस को लेकर आ सकती है, लेकिन समाज आपको नहीं रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है, देखो दलित का ब्राह्मण बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है ना, लेकिन क्या एक दलित पर्सन एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन बन सकता है या बन सकती है ना? और ये चीजें ना सोसाइटी में आज भी एक चौंका देने वाली चीज पैदा करती हैं। इसलिए अखबार में आप जैसे कभी पढ़ते हो कि कोई एक लोअर कास्ट का कोई पर्सन है, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया आईएएस में, या फिर उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया, या फिर कोई डॉक्टर बन गए। तो ये जो स्ट्रगलफुल जो ये जिंदगी होती है, इनकी कहानियां समाज के अंदर बड़ी, भारत के समाज के अंदर बड़ी फेमस होती है। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहां पर ना एस्पेक्ट कास्ट का भी आ जाता है। आप कास्ट को यहां पर पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। कास्ट के बेसिस पर हो रही जो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से ये जो लोअर कास्ट का कोई पर्सन है या उनकी जो फैमिली है, अगर वो अपने क्लास स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपवर्ड मोबिलिटी करना चाहें, तो ये कास्ट का फैक्टर कभी कभार अड़ंगे पैदा करता है। अच्छा, अड़ंगे ऐसे भी पैदा करता है, स्पीड ब्रेकर एक ऐसे भी लगते हैं एक पर्सन की लाइफ में जिसकी कास्ट जो है सोसाइटी की हिरार्की में काफ़ी नीचे हो, और वो क्लास स्ट्रक्चर को अपने बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं इंसान के मानसिकता के ऊपर हावी हो जाती है, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर हावी हो जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक रूल बताया, हमेशा कोई भी चीज़ जो सोसाइटल एंगल पर, जो सोशल एंगल, जिसका एक सोशल एस्पेक्ट हो, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खिंचती हुई समाज के अंदर चलती चली जाए, तो वो लोगों को नेचुरल लगने लग जाती है। जैसे सती प्रथा फॉलो होता रहा, तो लोगों को फिर ये लगने लगा कि हाँ, ये शायद से भगवान के द्वारा रचा गया नियम है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये लोगों की मानसिकता से, उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको प्रभावित करने लग जाती हैं सब चीजें। ठीक है, अब यहां पर अगर हम काम की बात करें, अपने टॉपिक की बात करें, काम की बातें तो वैसे ये सारी भी थी। क्लास स्ट्रक्चर मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा दिया, और इसके साथ एक लिंक भी बता दिया कि क्लास कास्ट स्ट्रक्चर के साथ क्या लिंक है। और इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि ये क्लास स्ट्रक्चर और औरतों का जो काम है वो क्लास स्ट्रक्चर से कैसे डिटरमाइन होता है। देखो, जो बंदिशें होती हैं भारत के समाज के अंदर औरतों के ऊपर, वो वेरी करती हैं फ्रॉम अपर कास्ट टू लोअर कास्ट। लेकिन वो जो बंदिशें होती हैं, उनके पीछे और ज़्यादा जो रीइंफोर्सिंग, जो प्रोवोकिंग जो फैक्टर्स होते हैं, वो कभी कभार क्लास स्ट्रक्चर भी बन जाता है। जो क्लास स्ट्रक्चर होता है भारत के समाज के अंदर, यही लोअर क्लास, अपर क्लास,
मिडिल क्लास, ये कभी कभार जो एग्जिस्टिंग जेंडर हिरार्की होती है कास्ट स्ट्रक्चर के अंदर, उसके साथ लिंक्ड होता है। कैसे लिंक्ड होता है, इसको हम 3 पॉइंट से समझते हैं। जो औरतें होती हैं अपर कास्ट की, अपर क्लासेस की, देखो दोनों चीजों के बारे में यहां पर बात हो रही है। अपर कास्ट यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। बद से बदतर हालत तो जो हुई है वर्ण सिस्टम के अंदर, वो तो शूद्र की हुई है, और आउटसाइड द वर्ण सिस्टम जो दलित्स और जो अनटचेबल्स हैं उनकी हुई है। जो औरतें हैं जो अपर कास्ट और अपर क्लासेस की हैं, दे आर ऑफन सेक्लूडेड। ठीक है, मतलब घर वाले, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, घर वाले चाहे वो आप ब्राह्मणों के परिवार की बात कर लो, क्षत्रिय के परिवार की बात कर लो, वैश्य के परिवार की बात कर लो, अगर उनका सोशल प्रेस्टीज है अच्छा खासा, पैसा है, रुतबा है, और पैसा नहीं भी और रुतबा, पैसा नहीं भी तो कास्ट को लेकर एक घमंड है, एक रुतबा है, तो वहां पर घर परिवारों के अपने अलग ही नियम कायदे कानून बन जाते हैं। हमारे घर की बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती, तुम घर पे बैठो, घर के मर्द जो होंगे वो कमाएंगे, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हें जॉब क्यों करनी है, किस चीज़ की कमी हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम जो भी बोलो तुम्हारी हथेली पर लाकर हम रखेंगे, तुम्हें इतना क्यों पढ़ना लिखना है, तुम ज़्यादा पढ़ लिख गई तो तुम्हारे लेवल का जो है मर्द ढूंढना वो असंभव हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी। ये सब बोल बोल कर भारत के समाज के अंदर इवन जो अपर कास्ट की और अपर क्लासेस की जो फैमिलीज हैं, उनके घर की औरतों को दबाया जाता है, उनके राइट्स को दबोचा जाता है। तो जो औरतें होती हैं अपर कास्ट की और अपर क्लासेस की, दे आर सेक्लूडेड। सेक्लूडेड का मतलब ये होता है कि साइड में दरकिनार कर देना उनकी वॉइस को, उनकी कंसर्न को, उनकी लिबर्टीज को, उनकी फ्रीडम को, इन सब चीजों का उनका गला रौंद देना कि तुम ये सब काम नहीं कर सकती, सब काम तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। और मोस्टली उनसे एक्सपेक्ट यही करा जाता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जो कि घर परिवार या घर के कामकाज के साथ जुड़ी हो। तो दे पार्टिसिपेट मोस्टली इन द एक्टिविटीज विद इन द डोमेस्टिक स्फीयर, कि घर में रहो, घर में तुम्हें जो करना है करो, घर के बाहर जो लक्ष्मण रेखा जो बनी हुई है तुम्हारे जेंडर को लेकर, तुम्हें उसकी मर्यादा को भंग नहीं करना है। अब ये तो हो गई अपर कास्ट और अपर क्लास की बात। उन औरतों को क्या जो कि मिडिल कास्ट से बिलोंग करती हैं। अब मिडिल कास्ट में जैसे यहां पर प्रॉपरली वैसे दो बात हो रही है वैश्यास की, अपर कास्ट में यहां पर बात हो रही है ब्राह्मण्स की प्लस क्षत्रियस की। तो विमेन फ्रॉम द मिडिल कास्ट विद मीडियम एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जिनके घर परिवार में ज़मीन जो है वो ठीक ठाक है और किसी के पास कम भी है लेकिन खुद की ज़मीन है, तो ऐसे घर की औरतें दे आर मोर लाइकली टू वर्क ऑन देयर ओन फील्ड्स। वो अपने ही खेती बाड़ी वगैरह में काम करती हैं, मतलब घर से बाहर निकलना अलाउड है। और इसलिए अलाउड है क्योंकि घर परिवार को इनका सहारा चाहिए, इनकी मदद चाहिए, इनका फिजिकल लेबर चाहिए ताकि खेतों में काम कर सके, कंट्रीब्यूशन दिखा सके अपना, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जब औरतें जुड़ जाती हैं खेतीबाड़ी वाली एक्टिविटीज के साथ, उसको हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। कि खेतीबाड़ी में औरतों की अहम भूमिका जब आने लग जाती है तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। और कुछ कुछ केसेस में घर की औरतों को यह भी अलाउड होता है कि तुम खेतीबाड़ी के अलावा बाहर जाकर भी काम कर लो ताकि घर पर कुछ आमदनी आ सके। दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह करना, या फिर चाय की टफरी पर बैठ जाना, या सब्जी बेचना, फल बेचना, या छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाना, तो वहाँ पर औरतें बैठ जाती हैं। ये फिनोमेना देखा गया है मिडिल कास्ट के
जो घर परिवार होते हैं उनकी औरतों के साथ। अब बात करें उन औरतों की परिस्थितियों की हु बिलोंग टू आर्टिसन कास्ट। आर्टिसन कौन होते हैं? कारीगर। आर्टिसन कास्ट या क्लासेस। अब यहां पर आर्टिसन क्लास जो है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रोफेशन है वो तो है एज अ वर्कर, घड़े वगैरह बनाना, मटके वगैरह बनाना। लेकिन ये आर्टिसन कास्ट यहां पर क्यों लिखा गया है? बिकॉज कुछ कुछ कास्ट के साथ कुछ कुछ ऑक्यूपेशन जो हैं वो एसोसिएट करे जाते हैं एक घर परिवार के लोगों के साथ। जैसे एक घर परिवार के जो लोग जो हैं वो पुश्तैनी तौर पर चमड़े का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, या कुम्हार हैं, वो घड़ा बनाते हैं, या फिर गाय भैंसों को चरवाने लेकर जाते हैं, जिसको एमपी यूपी में मैंने आपको बताया था ना, रिया आकांक्षा मयूर के, उसको हम गरड़िया कहते हैं जैसे, है ना। तो यहाँ पर जो औरतें हैं फ्रॉम द आर्टिसन कास्ट या क्लास, तो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू होम बेस्ड ऑक्यूपेशन। घर में मतलब बेसिकली कोई जो काम हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह कुछ बन रहे हैं, कुछ मटके वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो उसमें उनका योगदान होता है। एंड दे बिलोंग टू द बॉटम ऑफ द हिरार्की। जहां पर सेक्लूजन और रिस्ट्रिक्शन जो होती है उनकी सोशल मोबिलिटी के ऊपर, ऐसी कोई चीजें प्रैक्टिस नहीं होती। यहां पर औरतों के पास थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी होती है। जैसे सोशल मोबिलिटी क्यों ही होगी? अब घर के मर्द ये थोड़ी ना बोलेंगे कि घड़ा बनाने के लिए मिट्टी खत्म हो गई है तो तुम मत लेकर जाओ, तुम मत लेकर आओ इसको, तुम ये सब घड़े वगैरह मत बनाओ, तुम धूप में इनको सुखाने मत जाओ। यहां पर औरतें मर्दों के साथ साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर योगदान करती हैं। और सेक्लूजन वगैरह देखो लिखा भी हुआ है, सेक्लूजन के इनको बिल्कुल दरकिनार कर देना, यानी कि सोशल मोबिलिटी के ऊपर कि घर से बाहर नहीं निकलेंगी, इनको घर पे ही जब बांध लिया जाएगा, जैसे अपर कास्ट और अपर क्लासेस के घर की औरतों के साथ हो रहा था। यहां पर इन परिवारों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर औरतों का होना, घर के एक एक सदस्य का होना बहुत जरूरी होता है कि घर पे एक्स्ट्रा आमदनी आ सके। अब ये वाली बात सुनकर आपको थोड़ा सा एक गांव वाली छवि के एग्जांपल्स लग रहे होंगे कि हम यहां पर रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, शहरों का क्या। अगर हम अर्बन कंटेक्स के अंदर बात करें, तो यहां पर राइटर आपसे ये कह रहे हैं, इन द अर्बन कंटेक्स वेयर देयर इज ट्रांजिशन टू नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। शहरों में लोग ऑब्वियस ही बात है खेती बाड़ी का काम तो नहीं करते हैं, खेती बाड़ी के अलावा बाकी सारी चीज़ों में उनका योगदान हमें देखने को मिलता है। उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपर कास्ट है, दे फॉर्म द प्रीडोमिनेंट ग्रुप अमंग द मिडिल क्लासेस। यहाँ पर जो अपर कास्ट के जो लोग हैं ज़्यादातर वो मिडिल क्लासेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज नॉट अ गारंटी कि अगर आप अपर कास्ट के हो, अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय हो, तो आपकी क्लास भी जो है, आपके पास जो पैसा है, धन संपत्ति है, वो भी ऑटोमेटिकली खींची चली जाएगी। ऐसा नहीं है। और ये देखो, ये लाइन आपको प्रॉपर तरीके से बता रही है राइटर के द्वारा कि अर्बन एरियाज में, शहरों में क्या होता है, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, दे फॉर्म द प्रीडोमिनेंट मेजर ग्रुप अमंग द मिडिल क्लासेस। ज़्यादातर जो अपर कास्ट के लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं वो मिडिल क्लासेस के लोग हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा और धन संपत्ति नहीं है अपर क्लासेस की तरह। जो औरतें होती हैं जो इस क्लास से बिलोंग करती हैं, मिडिल क्लास, लेकिन कास्ट कैसी है? अपर कास्ट। तो दे इमर्ज फ्रॉम सेक्लूजन। पहले इनके साथ होता था कि इनको दरकिनार रखना, इनकी बातों को चुप कर देना, इनकी फ्रीडम और लिबर्टी का दम घोट देना। ये चीज़ें इनके साथ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन के तौर पर फॉलो होती रही हैं। लेकिन अब शहर की जो मिडिल क्लास की जो औरतें हैं, जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, लेकिन क्लास है उनकी मिडिल क्लास, ठीक ठाक उनके पास पैसा है, काम धंधा वगैरह चल जाता है, तो दे एक्वायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये शहरों के अंदर हमें जो देखने को मिलता है, मिडिल क्लासेस के जो घर परिवार के जो लोग हैं उनकी औरतों के अंदर कि जो अभी तक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मर्दों के ऊपर जो रखी जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं हमें टूटती हुई नजर आती है। अब औरतें अपना खुद का कमाती हैं, खुद का खाती हैं, शहरों की औरतें, और वो मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन
ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें सुनकर कंक्लूजन में राइटर हमसे ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो औरतों को झुकाया जाता है, उनको नीचे दिखाया जाता है, ये सबऑर्डिनेशन जो है, उनके साथ जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इसकी वजह से कंप्लीट तरीके से इरेडिकेट हो गई हो भारत के समाज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर। ऐसा नहीं है। औरतों की जो सबऑर्डिनेशन है ये और ज्यादा खींच जाती है। एंट्रेंच का मतलब होता है और ज्यादा किसी चीज को च्युइंगम की तरह खींचना। ये और ज्यादा खींचती हुई नजर आती है अगर हम विमेन की पोजीशन को कास्ट और क्लास हिरार्की के साथ समझने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप औरतों के मुद्दों को सिर्फ मैक्रो लेवल के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ऐसा समझो कि ऊपर ऊपर से देखते हुए कि हाँ औरतों के साथ जो होता है वो सिर्फ एक कल्चरल एक्सीडेंट है कि पास्ट में ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ शुरू हुई थी, इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करा जा सकता, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, लेकिन वो बस चीज़ खिंची चली हुई आई है भारत के समाज के अंदर, तो वो एक भारत के समाज की वास्तविकता बन गई है। और जो वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ, आप उसको ऐसा समझने लगो कि वो सिर्फ एक स्ट्रे इंसिडेंट्स है। कि स्ट्रे का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड चीज़। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्ट्रे इंसिडेंट किसी के साथ हो गया कि आप रोड से जा रहे थे और कुत्ते ने काट लिया आपको, या फिर आपके लग गई, आपके पैर में मोच आ गई, या आपको कोई टक्कर मार के निकल गया, तो वो अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो राइटर आपको ये समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि औरतों के मुद्दों को हमें कास्ट और क्लास हिरार्की के संदर्भ में पढ़ना चाहिए, भारत के समाज के अंदर उसको समझना चाहिए। अदरवाइज हमारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। हम इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे कि औरतों के खिलाफ जो भी होता है वो कल्चरल एक्सीडेंट वाली चीज़ है, और जो वायलेंस होता है औरतों के खिलाफ वो सिर्फ एक स्ट्रे इंसिडेंट्स है, वो अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है। ऐसा नहीं है। कास्ट का फैक्टर और क्लास का फैक्टर, औरतों की पोजीशन एक घर परिवार के अंदर क्या रहेगी और कैसे रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं दो, जिसके लेंस के ज़रिए हम समझने की कोशिश कर सकते हैं औरतों की पोजीशन भारत के समाज के अंदर। और ये जो दो लेंस हैं इनका नाम क्या है? एक लेंस है कास्ट का फैक्टर, दूसरा लेंस है क्लास का फैक्टर, और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस की जिससे इंसान घिरा रहता है, और पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर क्योंकि बात हो रही है औरतों के मुद्दों के बारे में, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस और इनका जो प्रॉपर जो सेटअप होता है ये औरतों की जीवन में, उनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई अच्छे थे? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।